क्या आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपको सच में चौंका सकती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब CAG की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए बिना कोई भूमिका बनाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नंबर है ना, 58%, बस यही इस पूरी रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। जी हाँ, 58%। इसका मतलब ये है कि आईपीपीबी के आधे से भी ज्यादा खाते, कुल 58% अकाउंट्स या तो पूरी तरह से इनएक्टिव हैं या फिर उनमें कोई लेन देन ही नहीं होता। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन सुनिए, ये जो निष्क्रिय खाते हैं ना, ये तो बस एक शुरुआत है, एक लक्षण है। जब सीएजी ने और गहराई से जांच की तो एक के बाद एक कई और बड़ी गड़बड़ियां सामने आईं। एक पूरा का पूरा सिस्टमैटिक फेलियर का पैटर्न नजर आया। तो दिक्कतें हैं क्या क्या? देखिए, लिस्ट काफी लंबी है। खाते तो निष्क्रिय हैं ही, यूपीआई ट्रांजैक्शंस बार बार फेल हो रहे हैं, सिक्योरिटी में बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं, और तो और जिस डोर स्टेप बैंकिंग का इतना प्रचार हुआ वो भी ठीक से काम नहीं कर रही। चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शायद सबसे गंभीर मुद्दा सिक्योरिटी का है। जरा सोचिए, ऑडिट में पता चला कि कई खाते तो बिना मोबाइल नंबर वेरीफाई किए ही खोल दिए गए, और इससे भी बड़ी हैरानी की बात, एक ही मोबाइल नंबर कई अलग अलग कस्टमर्स के अकाउंट से जुड़ा हुआ मिला। ये तो सीधा सीधा एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। अब बात करते हैं यूपीआई की। देखिए, आरबीआई का एक सीधा साधा टारगेट है कि 1% से भी कम ट्रांजैक्शन फेल होने चाहिए, ठीक है? लेकिन आईपीपीबी का फेलियर रेट कितना था? 7.82%, यानी हर 100 में से करीब करीब 8 बार पैसा अटक रहा था या पेमेंट फेल हो रही थी। अब ऐसे में लोगों का भरोसा सिस्टम पर कैसे बना रहेगा? और ये सिर्फ ट्रांजैक्शन फेल होने की बात नहीं है, सिस्टम ही भरोसे के लायक नहीं था। आप अंदाजा लगाइए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में आईपीपीबी की यूपीआई सर्विसेज पूरे 362 घंटे बंद रहीं। 362 घंटे! अब अगर इसकी तुलना करें तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक सिर्फ 52 घंटे डाउन था और पेटीएम पेमेंट्स बैंक तो एक भी घंटा डाउन नहीं था, 0। तो आप फर्क खुद ही देख सकते हैं। अच्छा, आईपीबीबी की एक सबसे बड़ी खासियत क्या बताई गई थी? डोर स्टेप बैंकिंग, है ना? मतलब बैंक आपके दरवाजे पर आएगा। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा थी जो बैंक तक नहीं जा सकते। लेकिन हुआ क्या? सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि ये सर्विस भी ज्यादातर फेल ही रही। लोगों की रिक्वेस्ट या तो बहुत लेट पूरी होती थी या फिर कैंसिल कर दी जाती थी, या कई बार तो कोई ध्यान ही नहीं देता था। तो इन सब बातों का, इन सारी दिक्कतों का असल मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये सिर्फ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है। ये सीधा सीधा आईपीपीबी के उस मूल मिशन पर सवाल उठाती हैं जिसके लिए उसे बनाया गया था। साफ तौर पे जो वादे किए गए थे और जो हकीकत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए एक बार याद करते हैं कि आईपीबीबी को आखिर बनाया ही क्यों गया था। इसका मकसद बहुत बड़ा और बहुत जरूरी था। फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब देश के उस हर इंसान तक बैंकिंग पहुंचाना जो अब तक बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा नहीं था, गांव-गांव तक, घर-घर तक। और देखिए, सीएजी की रिपोर्ट में एक लाइन है जो इस पूरी कहानी को एक तरह से समेट देती है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ऑपरेशनल, रेगुलेटरी और सिस्टमिक दिक्कतों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने में इसके असर को कम कर दिया है। मतलब इरादा तो बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरह से काम किया गया वो पूरी तरह से नाकाम रहा। तो एक तरफ थे वादे और दूसरी तरफ है हकीकत। वादा क्या था? सबके लिए बैंकिंग। हकीकत क्या निकली? 58% खाते बंद पड़े हैं। वादा था आसान यूपीआई पेमेंट्स का। हकीकत इतनी ज्यादा फेलियर रेट। और वादा था घर बैठे बैंकिंग सर्विस का। और हकीकत एक ऐसी सर्विस जिस पर कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये सारी बातें तो हो गईं, लेकिन जो लोग आईपीपीबी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनका खाता और पैसा सुरक्षित रहे? सीएजी रिपोर्ट के आधार पर कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, अपना अकाउंट स्टेटस चेक करते रहिए कि वो एक्टिव है भी या नहीं। दूसरा, ये कंफर्म कर लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर सही तरह से और सिर्फ आपके ही अकाउंट के साथ लिंक है। तीसरा, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन फेल होता है या सर्विस में कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी शिकायत तुरंत करें। और आखिर में, माइक्रो एटीएम इस्तेमाल करते समय थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहें।
क्योंकि रिपोर्ट में उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? जब इतनी सारी कमियां सामने आ गई हैं, तो आईपीपीबी के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या ये बैंक अपने उस बड़े मकसद को, उस वादे को कभी पूरा कर पाएगा? अच्छी बात यह है कि सीएजी ने सिर्फ समस्याएं नहीं बताईं, बल्कि इनको ठीक करने के लिए कुछ ठोस सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि अपना आईटी सिस्टम ठीक करो, डेटा वेरिफिकेशन को मजबूत बनाओ, यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कड़ी नज़र रखो, डोर स्टेप बैंकिंग के लिए एक बेहतर ट्रैकिंग सिस्टम बनाओ और जो खाते बंद पड़े हैं उन्हें मैनेज करने के लिए कोई ठोस प्लान बनाओ। कुल मिलाकर बात यह है कि पूरे सिस्टम को जड़ से ठीक करने की जरूरत है। और यहीं पर हम इस पूरे विश्लेषण को इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ साफ कर दिया है, क्या गलत है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इन सब पर काम करके खुद को सुधार कर फाइनेंशियल इंक्लूजन के उस महान वादे को पूरा कर पाएगा जिसके लिए उसे बनाया गया था। इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।